महाराष्ट्र में बीजेपी सरप्राइज देने के मूड में है, लेकिन ये सरप्राइज क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, ये फाइनल हो चुका है, लेकिन चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के दोनों सहयोगी दल साथ हैं, ये क्लियर है, लेकिन इनका भी कहना है जो भी मुख्यमंत्री बने उसे समर्थन रहेगा। बेशक सीएम फेस की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कंफ्यूजन नहीं है। बहुत बार हमारी अड़चने क्या होती है कि हमने इधर से 9 लिखा तो सामने वाला उधर से 6 पड़ता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है और देरी भी नहीं है। ये सरकार के बारे में सारे निर्णय ये माननीय मोदी जी, माननीय अमित भाई करेंगे। बीजेपी नेता भले ही कंफ्यूजन की बात को इनकार कर रहे हों, लेकिन उनकी तरफ से ये भी साफ नहीं किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी नया प्रयोग करेगी? फडणवीस या फिर नए चेहरे को मौका मिलेगा? जब सहयोगी साथ, फिर चेहरे पर बात क्यों नहीं हो रही? इस बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा, पीएम मोदी और अमित शाह जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे उससे मेरा समर्थन है, लेकिन उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लिया। आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र में राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश का मॉडल लागू करने जा रही है? क्या सीएम फेस पर महायुति में मचे घमासान को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी नया प्रयोग करने जा रही है? फिलहाल सीएम फेस पर संभावनाओं का दौर अब भी जारी है। कहते हैं बाराती और मंडप तैयार, लेकिन दूल्हे का पता नहीं। ये कहावत महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि मुंबई में शपथ ग्रहण के लिए टेंट लगने शुरू हो चुके हैं। ये मुंबई का वही आजाद मैदान है जहां महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आजाद मैदान में 5 दिसंबर को महायुति सरकार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा बीजेपी के विधायक और सांसद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसकी वजह से 3 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुंबई का ये आजाद मैदान वैसे तो अपनी क्रिकेट के लिए जाना जाता है, लेकिन आने वाली जो 5 दिसंबर है उसमें शाम के 5 बजे यहाँ पर इतिहास दिखा जाएगा। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर ही आजाद मैदान पे आप इस वक्त जो देख रहे हैं तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव और चुनाव के बाद नतीजों के बाद बीजेपी और महायुति को जो बम्पर सीट्स यहाँ पर मिली हैं उसके बाद अब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आजाद मैदान की क्षमता 50,000 लोगों की है। तकरीबन 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके मेहमान बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही पार्टी के बड़े बड़े नेता होंगे। साथ ही तीनों दलों के कार्यकर्ता भी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे। तो इधर झारखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ के 5 दिन बीत गए, लेकिन नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर माथापच्ची अब भी जारी है। दावा है कि पेच कांग्रेस की वजह से फंसा है, क्योंकि खबर है कि हेमंत सोरेन ने जेएमएम कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं। आरजेडी की ओर से भी अपने संभावित मंत्रियों के नाम भेज दिए गए हैं। सिर्फ कांग्रेस की ओर से अभी तक लिस्ट नहीं मिली है, लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक हेमंत सरकार की कैबिनेट में 11 मंत्रियों के पद खाली हैं। इसके लिए जेएमएम से 6 मंत्रियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। कांग्रेस से 4 से 5 मंत्री पद की डिमांड की गई है, तो वहीं आरजेडी कोटे से सिर्फ 1 मंत्री का दावा किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के 16 विधायक हैं और 4 विधायक को मंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन वो 4 विधायक कौन होंगे, इस पर कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से मामला अटका है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ले लिया, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना इस ओर इशारा कर रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री तो शपथ ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि महाराष्ट्र की क्या स्थिति है। बहुमत में मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह इंडिया गठबंधन में मंत्री पद के लिए खींचतान चल रही है, इससे साफ है कि कांग्रेस इस बार सामाजिक समीकरण के साथ प्रमंडलीय राजनीति को साधना चाहती है, लेकिन इस इंतजार में पॉलिटिकल प्रेशर हेमंत सोरेन के ऊपर बढ़ने लगा है।
सोशल मीडिया पर फेमस और मशहूर टीचर अवध ओझा आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसे दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का शिक्षा वाला दाव माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में फ्री बिजली और मुफ्त शिक्षा को चुनावी मुद्दा बना चुकी है। ऐसे में अवध ओझा पार्टी में शामिल होने के साथ ही जनता को शिक्षा का सियासी पाठ पढ़ाना शुरू भी कर चुके हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यूपी के गोंडा से ताल्लुकात रखने वाले अवध ओझा की सियासत में काफी दिलचस्पी रही है। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, बीजेपी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन तब बात नहीं बनी। तो अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और राजनीति में आकर शिक्षा के विकास को सर्वोत्तम उद्देश्य बनाया। हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अवध ओझा की आम आदमी पार्टी में एंट्री से अरविंद केजरीवाल भी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहतर शिक्षा का मैसेज दे दिया है। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। यानी आम आदमी पार्टी अवध ओझा के जरिए न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में भी नया प्रयोग करने जा रही है। राजधानी दिल्ली में क्राइम को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है। नारायणा इलाके में हुई हत्या को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सियासत शुरू कर दी और केजरीवाल प्रतिनिधि मंडल के साथ नारायणा में पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए, परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो पूरी तरह से दिल्ली के लोग असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री और अमित शाह जी और बीजेपी पूरी तरह से उन्होंने पूरी दिल्ली को गुंडों के हवाले, गैंगस्टर्स के हवाले, बलात्कारियों के हवाले छोड़ दिया है। लोगों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग कहां जाएं। दरअसल पश्चिमी दिल्ली में एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। 6 महीने पहले इसी तरह के हमले में उसके भाई की भी हत्या हुई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को भी पकड़ा है। तो अभी तक कुल मिलाकर इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारियां, जिसमें कि 2 मेल और 2 फीमेल हैं और 3 जुवेनाइल अप्रीहेंड हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर हुए 3 मर्डर ने सनसनी फैला दी थी। पहले उत्तरी दिल्ली के कोतवाली, उसके बाद रोहिणी जिला के प्रशांत विहार और फिर पश्चिमी दिल्ली के नारायणा इलाके में एक हत्या हुई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और दिल्ली बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र बनाने के लिए दिल्ली की जनता की राय लेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी ने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी कर दिया, जिस पर जनता से सुझाव मांगे जाएंगे और उन सुधारों को इन चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। साथ ही दिल्ली के सभी जिलों में बीजेपी 14 मैनिफेस्टो वैन रवाना करेगी, जिसके साथ बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विधानसभा और जिला स्तर पर भी बेहतर समन्वय के लिए काम होगा। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के वादों और दावों पर सवाल खड़े करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली में 40% लोगों को पीने का पानी मिल ही नहीं रहा है। हम पानी की उपलब्धता भी बढ़ाएंगे और लोगों को 20,000 लीटर पीने का पानी भी, स्वच्छ जल उपलब्ध भी कराएंगे और मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसके लिए केजरीवाल हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी करीब 26 साल बाद एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने की कोशिश में जुटी है। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी का फोकस अब उत्तर प्रदेश पर है, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में पार्टी एक बार फिर हैट्रिक लगाने के लिए 2027 का चुनावी ग्राउंड तैयार कर रही है। और यूपी बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष उस रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं जिससे चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की जाए। इसको लेकर संगठनात्मक बैठक हुई।
इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम पर्यवेक्षकों को आज लखनऊ बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर तमाम जो पर्यवेक्षक हैं वो मौजूद हैं और लगातार आज की बैठक के बाद अब जो कार्यशाला है उसमें भी और तेजी आएगी, चूँकि अब मंडल अध्यक्षों का चुनाव शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ 16 दिसंबर से जिला अध्यक्षों का चुनाव होना है। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सदस्यता अभियान के बाद बीजेपी में अब संगठन के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने 2.5 करोड़ से अधिक सदस्यता की है। लगभग 2 लाख सक्रिय सदस्य हम लोगों ने बनाए हैं और संगठन महापर्व के रूप में, संगठन पर्व के रूप में इस संगठन के गठन की प्रक्रिया को आरंभ किया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनकी जगह पर नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। उससे पहले मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसे विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए जमीनी स्तर पर अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिससे इस प्लान के तहत योगी सरकार की नजर अब तीसरी बार सत्ता हासिल करने की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी सालों के बाद बूथ समिति गठन में भी बदलाव करने जा रही है। दरअसल बीजेपी की बूथ पर पकड़ ही पार्टी को चुनाव में जीत दिलाती रही है और यही वजह रही कि पार्टी ने बूथ समिति में बदलाव का फैसला किया, जिसके बाद अब एक बूथ अध्यक्ष के साथ 11 सदस्य भी नामित किए जाएंगे। अच्छा संगठन बने, उसके लिए सब लोगों को लगाया गया। बूथ स्तर पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। बूथ मजबूत होंगे तभी तो पार्टी मजबूत होगी। बीजेपी की बूथ समिति में शामिल सभी सदस्यों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25 से 35 वर्ष की आयु के बीच के युवा को बूथ अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब एक बूथ अध्यक्ष के साथ 11 सदस्य भी नामित किए जाएंगे। साथ ही ये टीम बूथ के सामाजिक समीकरण के आधार पर चुनी जाएगी। इस टीम में एक बूथ अध्यक्ष, एक मंत्री, एक लाभार्थी प्रमुख, मन की बात प्रमुख, एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रमुख, एक बूथ लेवल एजेंट होंगे। इसके अलावा 3 महिला कार्यकारिणी सदस्य और 3 अन्य कार्यकारिणी सदस्य होंगे। साथ ही बूथ की टीम में 30 साधारण सदस्य भी होंगे। अब हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक लाभार्थी प्रमुख भी बनाया जाएगा, जिसके जरिए योजनाओं को धरातल तक दिखाया जाएगा। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के लिए भी हर बूथ पर प्रमुख बनेगा, जो बूथ स्तर पर मन की बात कार्यक्रम से स्थानीय लोगों को जोड़ने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस बार यूपी में नए जिले का ऐलान किया गया है, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 75 पार कर चुकी है। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया गया है, जिसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। इस नए जिले में 4 तहसील और 60 से ज्यादा गांव को शामिल किया गया है। कानूनी तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास सभी अधिकार होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर महाकुंभ के समय नए जिले की घोषणा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे एक पूरा शहर बसा दिया जाता है। बढ़ते आगे, यूपी में विपक्षी दलों का संभल कूच की जिद अब तक जारी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी संभल जाने की जिद पकड़ ली। हालांकि पुलिस ने लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही उन्हें रोक दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के डेलीगेशन लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर से पूरी तैयारी के साथ निकला, लेकिन प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता तैयारी कर रखी थी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। अजय राय खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। पुलिस ने कांग्रेस डेलीगेशन को आगे बढ़ने से रोक दिया, तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। हालांकि प्रशासन ने उन्हें 10 दिसंबर तक का वक्त दिया, जिसके बाद अजय राय ने अपना धरना खत्म किया। ये हमको वादा किया है कि 10 के पहले आपको बताएंगे और जब प्रतिबंध 10 तारीख को ये हटाएंगे, 11 को हम लोग जाएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी संभल जाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन ने वहां लोगों की आवाजाही पर 10 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन का दावा है कि हिंसा के बाद फिलहाल अब जीवन पटरी पर लौट रहा है और हालात सामान्य हो गए हैं। पाप करते हैं वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देते हैं, पता न चल जाए किसी। जी सर, संभल हिंसा पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच भड़काऊ बयान देने का दौर भी जारी है। संभल से समाजवादी पार्टी विधायक नवाब इकबाल महमूद ने विवादित बयान दिया।
नवाब इकबाल महमूद ने संभल हिंसा में मारे गए पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने जो बयान दिया वो उकसाने वाला था। मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। और अब इस मुद्दे पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन का भी बयान सामने आया। उन्होंने हिंसा के दौरान हुए पुलिस एक्शन पर सवाल उठा दिए और SAP विधायक इकबाल महमूद के सुर में सुर मिलाए। मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। शहीद होने की जरूरत कहाँ रही है, ये भी तो पार्लियामेंट में है भैया, ऊपर वाले ने दिया है, पार्लियामेंट में बोलने के लिए जबान दी है, शहादत की कहाँ से बात आ गई। दरअसल संभल हिंसा में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद विपक्षी दल लगातार सियासत कर रहे हैं और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने वाले हैं, लेकिन उसकी सियासी बिसात अभी से बिछड़ने लगी है। संभल और बहराइच में हुई हिंसा के जरिए समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक सेट करने में जुट गई है और इस एजेंडे को धार देने के लिए अखिलेश यादव ब्रिगेड ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी संभल और बहराइच हिंसा को मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी जिला पदाधिकारी जनता के बीच अपना पक्ष रखेंगे। बहराइच और संभल की घटनाओं के जरिए पीढ़ियों की रणनीति को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए SAP घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाएगी और हिंसा की घटना को लेकर सरकार पर हमले और तेज करेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। हालांकि SAP का कहना है कि वो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी धर्म बिरादरी के लोगों को इंसाफ देना है। ये काम जो बीजेपी के लोग हैं, ये अपने गिरबान में झांक करके इनकी नीति उन लोगों की है, हमारी नहीं है। समाजवादी पार्टी की इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। दुख है, राजनीति सेवा का विषय, सेवा के माध्यम से तो खेल खेलना चाहिए राजनीति का, लेकिन हिंसा के माध्यम से कोई खेल खेलता है तो इसे भारत और उत्तर प्रदेश किसी दशा में स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में भी था, लेकिन प्रशासन ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी थी। संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का सबूत सिख धर्म ग्रंथों में भी मिलने का दावा किया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम गुरु ग्रंथ में संभल के मस्जिद में हरिहर मंदिर होने की बात लिखी थी और इस ग्रंथ के महाराष्ट्र में नांदेड़ के हुजूर साहिब में मौजूद होने का दावा किया गया। लेकिन इस ग्रंथ के आधार पर अमृत कीर्तन नामक पुस्तक में इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। संभल में गुरुद्वारा के ग्रंथी सूरज सिंह के मुताबिक दशम गुरु ग्रंथ में हरिहर मंदिर का जिक्र है। जो धरती है संभल की, बहुत पवित्र पावन पवित्र जगह है। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं पुरानी ऐतिहासिक जगह हैं और यहाँ पर पाप ज़्यादा हो रहे हैं। पाप को सहते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ पर प्रकट होंगे। तो वहीं दूसरी ओर संभल की जामा मस्जिद में हुए सर्वे पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के दौरान 1200 के करीब फोटो लिए गए, जिसमें मस्जिद के अंदर मंदिर के प्रमाण मिलने की बात सामने आ रही है। दावा किया गया कि मंदिर के अंदर 2 वट वृक्ष हैं और दीवारों पर 50 से ज्यादा फूल के निशान मिलने की बात भी सामने आई है। पुराने निर्माण को बदलने के भी सबूत मिले हैं। मंदिर के आकार पर प्लास्टर लगाकर पेंट करने के सबूत मिलने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, मस्जिद के अंदर गुंबद पर झूमर को तार से बांधकर एक चेन से लटकाया गया है। ऐसी जंजीर का इस्तेमाल मंदिर के घंटे के लिए किया जाता है। इससे पहले जी न्यूज ने संभल शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर के दावे के सबूत पर खबर दिखाई थी, यानी संभल में खुदाई के दौरान मिली खंडित मूर्तियां का खुलासा किया था, जिनके 2000 साल पुराना होने का दावा है। सदन की कार्रवाई आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेताओं ने संभल और अदानी मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके लिए विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर अदानी को बचाने का आरोप लगाया। बस अडानी का नाम लेते हैं और वो हाउस एडजर्न हो रहा है, तो कितनी समय तक आप लोग उनका बचाव करते रहेंगे। यूएस कोर्ट्स ने उनको इंडाइट किया है। देश की जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का सवाल है।
वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। लोग चर्चा की ही मांग करेंगे और चर्चा के लिए ही सदन होता है और चर्चा सरकार नहीं चाहती, इसलिए सदन नहीं चल रहा। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। लोकतंत्र में भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। संसद के बाल ऑडिटोरियम में एक्टर विक्रांत मैसी अभिनेता फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग कराई गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखने पहुंचे। इस फिल्म को देखने के लिए राजनीति और फिल्म जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां पहुंची। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और किरण रिजिजू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑडिटोरियम पहुंचे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी फिल्म देखने पहुंचे। तो वहीं अपने समय के बेहतरीन वेटरन एक्टर जितेंद्र ने भी फिल्म देखी। खुद फिल्म के कलाकार विक्रांत मैसी भी स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद रहे, लेकिन अब विक्रांत ने बड़े पर्दे को अलविदा कह दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एक्टिंग करियर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। साबरमती रिपोर्ट को देखें, अपना प्यार दें, और ये मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने इस फिल्म के बारे में कहा था कि ये घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करती है। नकली कहानी केवल सीमित समय तक ही चल सकती है। ये फिल्म गुजरात हिंसा पर आधारित है, जिसे बीजेपी शासित कई राज्यों में टैक्स फ्री भी किया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत वो 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई। क्योंकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर लगातार हमलावर नजर आई। आरजेडी के हमले के बाद जेडीयू ने भी मोर्चा संभाला और शराब कंपनियों से चंदा लेने पर तेजस्वी यादव को घेर लिया। जेडीयू नेता ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शराब कंपनियों से पैसे ले लिए हैं। ये शराबबंदी को विफल बता करके एक राजनीतिक साजिश के तहत शराब बनाने वाली कंपनियों से इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में 46 करोड़ 64 लाख रुपया लिया। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने भले ही नोएडा में रोक दिया, लेकिन उनके आंदोलन ने एक बार फिर नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़कों को जाम कर दिया, जिसके बाद सुबह के वक्त दफ्तर या फिर अपने काम पर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर गाड़ियों के पहिए पूरी तरह थम गए। वहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। तस्वीरें दिखा दूंगा आपको ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ जो एक्सप्रेसवे है, जो कि साथ साथ दिल्ली के इस वक्त महामाया फ्लाईओवर की तरफ भी पड़ता है, वो मैं आपको दिखा दूं, और उसको पूरी तरह से इस वक्त बंद किया जा रहा है। इस बीच हजारों की संख्या में किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़े, लेकिन महामाया फ्लाईओवर के पास पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ किसान तो अपने ट्रैक्टर पर ही खड़े होकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। किसानों के दिल्ली कूच की वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई, लेकिन जाम की वजह से आम जनता को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सिर्फ डीएनडी ही नहीं, बल्कि दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर, यूपी गेट, कालिंदी कुंज पर भीषण ट्रैफिक जाम लगा। जिन प्रमुख मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला किया, उनमें एमएसपी गारंटी, कर्ज माफी, मुआवजा, पेंशन और पुलिस केस रद्द हो शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने किसानों को नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के पास रोक दिया, जिसके बाद किसान वहां धरने पर बैठ गए। नोएडा में किसानों ने अपने तंबू गाड़ दिए हैं, रजाई गद्दे मंगवाए गए हैं। किसानों के इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। लंबे समय के लिए धरना प्रदर्शन की तैयारी है। किसानों ने अपनी मांगे मंगवाने के लिए सरकार को 7 दिन का समय दिया है। तब तक दलित प्रेरणा स्थल पर ही किसान जमे रहेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से समाधान निकाला जाए, वरना फिर दिल्ली मार्च होगा। दलित प्रेरणा स्थल से हमारे संवाददाता वरुण भसीन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हालात कहाँ खराब होते हैं, हालात नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे खराब होते हैं। आज पूरा दिन ट्रैफिक जाम रहा, उसके बाद अब दलित प्रेरणा स्थल जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर किसानों को एक तरीके से आप सोचिए कैंपिंग के लिए जगह दी गई है, जहाँ वो कैंप करेंगे। वो 7 से 8 जो संगठन हैं, उनके साथ साथ समर्थन करने वाले जो अलग अलग संगठन उत्तर प्रदेश के, वो भी यहाँ पर पहुंचे। इस चीज़ का आह्वान कर दिया गया है और वो आंदोलन देखने वाला दिल्ली का बॉर्डर इस वक्त जो है वो साफ तौर पे बता रहा है कि आंदोलन आगे की तरफ बढ़ता है और बढ़ रहा है। और ये बर्तन आपको नजर आ जाएंगे। खाना बनाने की जो तैयारी है वो रहे, यानी कि वो पूरा 7 दिन अगर रहना है तो वो खाना किस तरह से बनाया जाएगा, वो बर्तन आपको नजर आ रहे हैं। सर्दी का समय है, चाहे रजाइयाँ हों, गद्दे हों, कि यहाँ पर अगर रहना भी पड़े, कितने भी दिन रहना पड़े, तो खाने का और रहने की जो व्यवस्था है वो पूरी हो पाए। उत्तराखंड के रुड़की में एक मंदिर में शिवलिंग को अपवित्र करने का मामला सामने आया। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने शिवलिंग पर खून चढ़ाकर उसे अपवित्र कर दिया, जिसके बाद गांव वालों ने उस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि रुड़की के 84 गांव में स्थित शिव मंदिर से एक मुस्लिम युवक को निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा। लोगों ने जब उससे मंदिर आने का कारण पूछा तो वो युवक घबराकर वहां से जाने लगा। लोगों को उस युवक पर शक हुआ, जिसके बाद उन लोगों ने अंदर जाकर देखा तो शिवलिंग पर खून लगा हुआ था। गांव वालों ने शिवलिंग पर खून लगा देख युवक को पकड़ लिया। इस बात की खबर इलाके में आग की तरह फैली, जिसके बाद वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पूरे इलाके में तनाव जैसा माहौल बन गया। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी युवक को अपने साथ ले गई। साथ ही इस मामले की छानबीन में जुट गई। आरोप है कि गिरफ्तार किया गया युवक तंत्र मंत्र करता था और इसी वजह से वो मंदिर पहुंचा और अपना हाथ काटकर शिवलिंग पर खून चढ़ाया। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके बाद वहां पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। अगर आप हाल फिलहाल में हरिद्वार जा रहे हैं और चंडी देवी या मनसा देवी मंदिर में दर्शन का प्लान है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि रोपवे को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। रोपवे सेवा को लेकर श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक रोपवे का मेंटेनेंस चल रहा है। मेंटेनेंस के दौरान आज से 2 सप्ताह के लिए रोपवे बंद रहेगा। वार्षिक मेंटेनेंस के लिए रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी उषा ब्रेको ने रोपवे को बंद किया है। 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनसा देवी रोपवे बंद रहेगा। 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक एक चंडी देवी मंदिर का रोपवे बंद रहेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग से ही मंदिर दर्शन के लिए जाना होगा। मेंटेनेंस का काम खत्म होने के बाद रोपवे चालू कर दिया जाएगा। तो रोपवे सेवा बंद होने के कारण प्रतिदिन हजारों यात्री प्रभावित होते हैं। खासकर उन यात्रियों को माता के दर्शन में दिक्कतें आती हैं जो चलने में असमर्थ हैं। ऐसे में अगर आप मनसा देवी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सोच समझकर ही प्लान बनाइएगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के शहडोल से हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ मटन पार्टी के लिए कुछ लोग कार से बकरा चोरी करके ले गए, लेकिन एक गलती से उसकी चोरी पकड़ी गई और पुलिस ने बकरा चोर को दबोच लिया। क्यों? यही बकरा है। और वो कार भी बरामद कर ली, जिससे आरोपी बकरा उठाकर फरार हो गए थे। बताया गया कि बकरा चोरों ने कार में सवार होकर इस दुकान से पहले चिप्स खरीदे, फिर दुकानदार को खरीदे हुए चिप्स का यूपीआई के जरिए पेमेंट किया था। दुकानदार की दुकान के बाहर बकरा बंधा था, जिसे चिप्स खिलाकर कार में लेकर भाग गए। इसकी पुलिस से शिकायत की गई। बंधे हुए बकरे को जो है चिप्स खिलाते हुए बकरे को उठाकर अपनी गाड़ी में भरकर चुरा कर ले गए, जिस पर साइबर सेल की जानकारी प्राप्त होने पर और वाहन नंबर की तस्दीक की गई और जिसमें 3 आरोपियों को पकड़ में गिरफ्तार किया गया है और घटना प्रयुक्त वाहन जो है स्विफ्ट जब्त किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने यूपीआई से हुए पेमेंट के जरिए चोरी का खुलासा किया और अनीश अख्तर, इमरान और अन्य आरोपियों को दबोच लिया, जो गैंग बनाकर बकरे की चोरी करते थे। अब आपको दिखाते हैं कैसे यूपी के मुजफ्फरनगर में मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी फ्लाईओवर पर खराब हो गई, जिसके बाद लोग आपस में ही लड़ने लगे और सड़क पर जाम लग गया, जिसके बाद जाम में फंसे बाइक सवारों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान एक बाइक सवार ने हेलमेट चला दिया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है ट्रैफिक जाम की वजह से बाइक सवारों के बीच नाराजगी बढ़ने लगी, जिसके बाद लोग गुस्से में आकर दूसरे बाइक सवार पर हेलमेट से हमला करने लगे। तो हालात बिगड़ता देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी मजिस्ट्रेट की गाड़ी को धक्का लगाने लगे।
जाम और झगड़े की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस कर्मियों ने झगड़ा करने वाले लोगों को शांत किया और यातायात को फिर से बहाल करवाया। साथ ही जाम और झगड़े की वजह बनी मजिस्ट्रेट की खराब गाड़ी को धक्का देकर सड़क किनारे लगाया गया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों का आतंक जारी है। लखनऊ के विकास नगर इलाके में एक पुलिस वाले की बेटी से सरेरा लूट हो गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी की बेटी सड़क के किनारे जाती हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में पर्स होता है और वो पीछे से आ रहे अनजान खतरे से बेखबर सड़क के किनारे चलती जा रही थी। तभी पीछे से बाइक पर सवार 2 बदमाश आते हैं और उसका पर्स छीनकर भागने की कोशिश करते हैं। पीड़ित पर्स को मजबूती से पकड़े हुए थी, इसीलिए वो सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली जाती है, लेकिन बदमाश पर्स छीनकर भाग जाते हैं। लड़की सड़क पर गिर जाती है, लेकिन बगल से गुजर रहा स्कूटर सवार रुकता तक नहीं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब बदमाशों की तलाश कर रही है। कोलकाता की धरोहर पीली टैक्सी अब महज एक इतिहास बनकर रह जाएगी। 1 जनवरी 2025 से कोलकाता की सड़कों से पीली टैक्सी हटाने की तैयारी है। ट्रैम के बाद शहर के एक और प्रतिष्ठित परिवहन को अलविदा कहने का वक्त आ गया। पीली टैक्सियों का घटता हुआ बेड़ा पूरी तरह से गायब होने की कगार पर है। कोलकाता की प्रतिष्ठित पीली मीटर वाली टैक्सियां, जिन्हें लंबे समय से शहर का आकर्षण माना जाता है, अब अपने अंतिम दौर में हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा पीली टैक्सियां वर्ष के अंत तक रिटायर्ड होने वाली हैं। 1 जनवरी 2025 से 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियां कोलकाता में बैन हो जाएंगी। ये फैसला राज्य परिवहन विभाग ने लिया है। राजदूत के रूप में प्यार से जानी जाने वाली पीली टैक्सी दशकों से कोलकाता की पहचान थी। कोलकाता की पीली टैक्सी हिंदुस्तान मोटर्स की बनाई हुई एम्बेसडर मॉडल की गाड़ी है, लेकिन इसका उत्पादन काफी सालों से बंद है। शहर में तकरीबन 5000 पीली टैक्सियां हैं, जिनमें रोज चलने वाली कुल 2500 गाड़ियां 2025 की 1 जनवरी से रोड पे दिखाई नहीं देंगी। बाकी बची टैक्सियों को भी धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। यानी अब कोलकाता में पीली टैक्सी महज यादों में रह जाएगी। चंबल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कभी डकैतों का गढ़ था। हथियार लेकर चलना यहाँ टशन भी है और शौक भी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब लोग शादी के कार्ड में अपील कर रहे हैं कि लोग हथियार लेकर ना आए। जरा इस शादी के कार्ड को देखिए। इस पर सब कुछ वैसा ही छपा है जैसा आम शादियों के कार्ड में छपता है। कार्ड पर विवाह की तारीख, दूल्हा दुल्हन का नाम और प्रीति भोज की तारीख लिखी है, लेकिन इस कार्ड पर लिखा एक खास संदेश सबको आकर्षित कर रहा है। जरा गौर से इस संदेश को आप भी पढ़िए। इस कार्ड पर लिखा गया है कि करबद्ध निवेदन है, हमारे यहाँ 2 परिवारों के बीच प्रेम के संबंध होने जा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं, कृपया शादी समारोह में हथियार लेकर ना आएं। इस खास संदेश के जरिए लोगों से अपील की गई है कि वो शादी में जरूर आएं, लेकिन हथियार ना लाएं। दरअसल चंबल अंचल के भिंड और मुरैना में तकरीबन 56,000 लाइसेंसी हथियार हैं। शादी समारोह में हर्ष फायर करना यहाँ पर आम बात है, इसलिए परिवार के लोग चाहते हैं कि खुशी के मौके पर कोई अनहोनी ना हो। बहरहाल ये शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक ऐसी शादी हुई जिसके गवाह पुलिस वाले बने। पुलिस की पहल पर हनुमान मंदिर में घर से भागे एक प्रेमी युगल की शादी करवाई गई, जिसमें पुलिस के साथ साथ दोनों पक्षों के लोग शामिल हुए और फिर उनकी मौजूदगी में एक दूसरे को जयमाला पहनाकर लड़का लड़की सदा के लिए एक दूजे के हो गए। बताया गया कि कड़क्का गांव की एक लड़की और कैथल नगला गांव के अमित सक्सेना के बीच करीब 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी भी करना चाहते थे। इस बीच युवक की दूसरी जगह शादी तय हो गई, लेकिन कुछ दिन पहले दोनों घर से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। इस बीच पुलिस को दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस ने लड़की लड़के के माता पिता को थाने बुलाया और उन्हें समझाया, जिसके बाद दोनों पक्षों में सहमति बन गई। सहमति बनने के बाद पुलिस दोनों को लेकर सिद्धपीठ हनुमान मंदिर पहुंची, जहां शादी की रस्म पूरी करवाई गई। वर और वधू ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। इसके बाद मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाने की रस्म पूरी की गई और दोनों ने एक दूसरे का जीवन भर साथ देने की कसम खाई। शादी होने के बाद दोनों पक्षों के लोग खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए। रामनगरी अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए निकली राम बारात का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। इसी क्रम में जब राम बारात बिहार के दरभंगा स्थित पौराणिक स्थल अहिल्या स्थान पहुंची तो पूरा इलाका राम भक्ति में डूबा नजर आया, क्योंकि वहां बारात के स्वागत में महिलाएं झूम रही थीं और मंगल गीत गा रही थीं।
बारात पहुंचते ही सबसे पहले महिलाओं ने राम, सीता और लक्ष्मण बने कलाकारों का तिलक लगाकर स्वागत किया और उनकी आरती भी उतारी। इस दौरान कुछ महिलाएं बारात आने की खुशी में झूमती दिखाई दी। 26 नवंबर को अयोध्या से निकली ये राम बारात कल जनकपुर पहुंचेगी, जहां धूमधाम से राम विवाह समारोह होगा। 3 दिसंबर को बारात जनकपुर पहुंचेगी और क्रमशः वहां तिलकोत्सव, मटकोर और सीताराम विवाह महोत्सव होगा। इसी के साथ साथ हम वहां अभावग्रस्त कन्याओं के विवाह भी करते हैं। जनकपुर में विवाह संपन्न होने के बाद ये बारात 9 दिसंबर को अयोध्या वापस लौट जाएगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कार में पिता पुत्र सवार थे, जिन्होंने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार में ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी कार धू-धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि समय रहते कार में सवार पिता पुत्र किसी तरह कार से बाहर आ गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। दमकल कर्मी गाड़ी पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कुछ देर की कोशिश के बाद आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कार पूरी तरह जल गई। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिखा, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कार आग का गोला बन गई, जिसके बाद कार से ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। जिसकी खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखाकर बदमाशों ने कैश काउंटर से लाखों रुपए लूट लिए। लूट की एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 2 बदमाश रुपए लूटकर फरार होते दिखाई दिए। लालगंज थाना क्षेत्र के बस्तरा मोड़ पर स्थित पेट्रोल पंप पर सुबह करीब 4 बजे बाइक से 2 बदमाश वहां पहुंचे। अपनी पहचान छिपाने के लिए दोनों बदमाशों ने अपना मुंह ढक रखा था। पेट्रोल पंप के दफ्तर में दाखिल होते ही वहां बैठे कर्मचारी पर पिस्तौल तान दी और उससे गल्ला खोलने को कहा। इस दौरान वहां दूसरा कर्मचारी सो रहा था। बदमाशों ने सो रहे कर्मचारी को उठाया और उससे गल्ला खोलने को कहा। डरे सहमे कर्मचारी ने लॉकर को खोल दिया, जिसके बाद दोनों बदमाशों ने उसमें रखे करीब 6 लाख रुपए निकालकर वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम कराया जा रहा है और घटना के अनावरण के लिए कई टीमों को लगा दिया गया है। बहुत जल्दी ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि बदमाशों तक जल्दी पहुंचा जा सके। मध्य प्रदेश में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वाले बाइकर्स की खैर नहीं। अब अलीराजपुर में पुलिस इनके खिलाफ बुलडोजर अभियान शुरू कर चुकी है। और आपको आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु और ओडिशा के समुद्र तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान फेंगल ने जमकर तबाही मचाई। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में तेज तूफान के साथ भारी बारिश शुरू हो गई, जिसका सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में हुआ। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों में काफी नुकसान हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तमिलनाडु के कृष्णानगर जिले में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई गाड़ियां इस बाढ़ में फंस गईं और चारों तरफ पानी भर गया। तो वहीं भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में लोगों के घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु के कुड्डलोर जिले में बुरा हाल रहा। यहाँ पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आया। तो वहीं दूसरी ओर इस आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद दिखी। फेंगल प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का ऑपरेशन जारी रहा और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई में पहाड़ी पर भूस्खलन की भी खबर है। एनडीआरएफ के मुताबिक लगभग 40 टन वजनी चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर बस्ती पर गिर गया, जिसमें कई घर जमींदोज हो गए। फिलहाल पूरे तूफान प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भालुओं का आतंक है। आलम यह है कि भालू कॉलोनियों में घूम रहे हैं। एक भालू ने तो डॉगी के बच्चे को नुकसान तक पहुंचा दिया। ये सीसीटीवी फुटेज जोशीमठ शहर का है, जहां भालुओं ने आतंक मचा रखा है। भालू रिहायशी इलाके में भी घूमते नजर आ रहे हैं। रात के वक्त अंधेरे के आगे 2 भालुओं की चहलकदमी देखी गई। यही नहीं, भालुओं ने डॉगी के बच्चों को भी नुकसान पहुंचाया है। गली में टहल रहे डॉगी के बच्चों पर भालुओं ने हमला बोल दिया। शहर में भालुओं की एंट्री से रात में गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भी खतरा है। जानकारी के मुताबिक 1 महीने के भीतर रिहायशी इलाके में 2 बार भालू दिखाई दिए। रात के वक्त भालू जंगल से निकलकर शहर में आ जाते हैं। रिहायशी इलाके में भालुओं के आने से स्थानीय लोग भी बेहद डरे हुए हैं।
भालुओं की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग और भी दहशत में हैं। भालू को पकड़ने के लिए लोगों ने वन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक दोनों भालू वन विभाग की पकड़ से बाहर हैं। छत्तीसगढ़ के उदयपुर वन क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक भालू पेड़ पर 30 फीट ऊपर चढ़कर बैठ गया। ये देखिए, पेड़ के नीचे वन विभाग के लोग हैं और ऊपर देखिए भालू नजर आ रहा है। वन विभाग के कर्मचारी भालू को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भालू है कि मानता नहीं। वन विभाग के कर्मी लाठी डंडे की मदद से भालू को उतारने की लगातार जुगत लगा रहे हैं, लेकिन भालू पेड़ पर ही मचान बनाकर बैठ गया है। ये वीडियो सोनतराई बीट के पंचायत भवन के सामने का है। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद भी जब भालू नहीं उतरा तो वन कर्मी भी थक हार कर चले गए। अब आपको दिखाते हैं कैसे यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे का लाइव फुटेज सामने आया है। सवारियों से भरी ये बस यू टर्न ले रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और कुछ सेकंड में ही यात्रियों से भरी बस पलट गई। बताया गया कि हादसे के वक्त बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। घटना ललितपुर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 की है, जहां सवारियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर हो गई और फिर हादसे के बाद बस पलट गई। बस में सवार घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर का पता नहीं चला।